हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी की इस कड़ी में हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य तक। सो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ बताया गया है कि एक बच्चा है और बच्चे को एक नोट मिलता है और नोट में वह देखता है कि एक शेर का जो एक चित्र वहाँ पे बनाया गया है। तो उसका दिमाग में ये बात आती रहती है कि आखिर इस नोट में जो है वह शेर का चित्र लगाया क्यों गया है ना। तो शेर का चित्र लगाया क्यों गया है, तो उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर वो शेर का जो चित्र होता है जो हम लोग को नोट में मिलता है देखने को, तो वो चित्र को आखिर हम लोग कहते क्या हैं और उसका एक छोटा सा इतिहास क्या है और उस चित्र को बनवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। तो ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसे में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो शेर का जो है उसका इतिहास थोड़ा लंबा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में अध्याय 6 में कि बुद्ध जो थे ना, वे सारनाथ में अपना सबसे प्रथम जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ में जो है ये हमारा अशोक स्तंभ है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो सबसे पहली बात कि अशोक स्तंभ जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो अशोक स्तंभ जो है वे सम्राट अशोक के द्वारा उनके शासनकाल में बनवाया गया। इसमें 4 शेर हैं, जिसमें से हम लोग को यहाँ 3 ही दिखाई दे रहे हैं। एक क्या है, पीछे साइड में है। तो अशोक स्तंभ अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो इसमें बताया गया है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जाने कि अभिलेख क्या लिखा है, अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहते थे। तो यहाँ बताया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक जो सम्राट हैं उनके द्वारा करवाया गया था। और बता दें कि इस अशोक स्तंभ का जो है वो भारत में 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से इसे भारत में अपनाया गया, क्योंकि इसे संस्कृति और शांति का बड़ा प्रतीक माना जाता था उस समय, है ना। और अभी भी माना ही जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। वो हम लोग चैप्टर में आगे जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है चैप्टर में बने रहें, इस वीडियो में बने रहें, ताकि आप लोगों का जो भी इससे रिलेटेड कोई भी जो सवाल होगा, कोई भी क्यूरीज होगा, वो सभी आपको इसमें मिलेगा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिली है। तो यहाँ बताया गया है कि अशोक जो है, अशोक सम्राट, तो उनका जो उत्तराधिकारी जो है वो क्या है, उनके जो बोल सकते हैं कि अशोक जो है एक उत्तराधिकारी के रूप में इस वंश में राजा हैं। उनसे पहले भी उनके दादाजी उस साम्राज्य का जो है स्थापना किए थे। और कौन किए थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग आज से 2300 वर्ष पूर्व जो है इस वंश की स्थापना की, ठीक है। और उस मौर्य वंश की स्थापना में उनका सहयोग कौन किया, तो चाणक्य या कौटिल्य ने किया, जिनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, है ना, जिन्हें हमें भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, तो बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। और इस वंश के स्थापना में उनका मदद कौन किया था, तो चाणक्य या कौटिल्य। और इनका एक और नाम है, चाणक्य के एक और नाम जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप हमें इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस वंश को हराकर जो है शासन को संभाला। तो आप लोग इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे चलते हैं। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिसे हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे।
तो यहाँ बताया गया है कि साम्राज्य में बहुत सारे नगर हुआ करते थे, जिसमें से पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला हैं। तो बताया गया है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला जो है, जो बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें पड़ता है। तो तक्षशिला जो है तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का एक मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ बताया गया है कि नगर में जो है वे कौन कौन रहा करते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार, यानी कि बोल सकते हैं धनी लोग या फिर जिनका एक समाज में ओहदा हुआ करता था, वे लोग नगर में रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गाँव में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवर का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। कि मानचित्र में देखिए यहाँ दो टाइप का यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि पॉइंट दिखाया गया है, जिसमें से एक रेड है, एक ब्लैक है। तो जो रेड है वो बताया गया है कि किस किस स्थान से जो है रेड का जो पोर्शन है बताया गया किस किस स्थान से जो है वो वहाँ से अशोक का जो शिलालेख है वो बरामद हुआ, यानी कि निकला है। तो बोल सकते हैं कि भारत हो गया हमारा, उसके बाद ये हमारा पाकिस्तान का एरिया हो गया और एक अफ़गानिस्तान का एरिया। तो ये सारे जगहों से जो है अशोक के शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। और जो ब्लैक कलर का जो है, तो ब्लैक कलर बताया गया है उस समय का प्रमुख नगर को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो राज्य और साम्राज्य जो है अलग अलग कैसे है, तो देखिए, तो साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं। ठीक है, तो राज्य से बड़ा कौन हुआ? साम्राज्य हुआ। और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। तो दोस्तों क्या होता है कि राज्य से बड़ा साम्राज्य है। राज्य को 2-3 नगर मिला के बन गया, साम्राज्य बहुत सारे नगर को, छोटे छोटे नगर जो हैं उनको मिला करके साम्राज्य बनता था। तो राज्यों के राजा, राज्यों के जो हेड होता था उसे राजा कहते हैं, और साम्राज्य का जो प्रमुख हुआ करता था उन्हें हम सम्राट कहते हैं। तो यहाँ कॉमन सी बात है कि सम्राट के पास जो है उनके पास ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनका एरिया बहुत बड़ा है। इसीलिए सम्राटों के पास ज़्यादा सेनाएं या फिर ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए वाले अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। तो कर टैक्स इकट्ठा करने के लिए भी उनके पास बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे राज्यों की तुलना में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलता था। तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त करता था। तो बताया जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य था बहुत बड़ा था, इसलिए जो है यहाँ पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। सभी काम के लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जिसमें से पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में जो है, यानी कि पाटलिपुत्र जो वहाँ का बोल सकते हैं कि राजधानी हुआ करता था, तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था। और उसके अगल बगल के गांवों में जो किसान हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे, शिल्पकार, व्यापारियों का जो टैक्स हुआ करता था, वो जो अधिकारी लोग जो नियुक्त किया जाते थे राजा से, वो जो है टैक्स इकट्ठा करके राजा को दिया करते थे। जो राजा का आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस अधिकारियों के कार्य
क्रियाकलाप पर नज़र रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, है ना। तो राजा बोला है, राजा सभी अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। यहाँ बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। तो यहाँ बताया गया है, शुरू में बताया गया था यहाँ पे कि पाटलिपुत्र पर सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था, लेकिन जो छोटे छोटे जैसे तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांत जो हैं वहाँ की राजधानी पर प्रांतीय राजधानियों का शासन हुआ करता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता था। और जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनके जो राजा थे उनको इस छोटे छोटे प्रांत का गवर्नर बना दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कि हम लोगों ने देखा कि पाटलिपुत्र का जो एरिया था और अगल बगल का जो छोटे छोटे एरियाज थे उन पे सीधा सम्राटों का नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन उज्जैन हो गया और जो क्या इसको बोलते हैं तक्षशिला जो हो गया, तो इस पे जो सीधा जो है सम्राट का नियंत्रण नहीं हुआ करता था। तो उस वहाँ पे एक राजा को गवर्नर नियुक्त किया जाता था और वो वहाँ से टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे। लेकिन उसमें जो है मौर्य शासक का उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। उन्हें जो भी भेंट स्वरूप जो वहाँ मिल जाती थी टैक्स वगैरह उनको वो लिया करते थे। और बताया गया है कि उत्तर पश्चिम जो एरिया है, अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें लिखा है कि उत्तर पश्चिम का एरिया जो था, है ना, यानी कि ए वाला भारत है, तो भारत का जो ए वाला एरिया था यहाँ पे क्या था, कंबल के लिए। और दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण ए वाला इधर का एरिया जो था, दक्षिण का एरिया, वो जो है सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। तो जो दूर दूर का एरिया हुआ करता था वहाँ पे राजाओं के द्वारा टैक्स जो भी उनको एक बोल सकते हैं कि खुशी से जो भी देता था वो मौर्य वंश के जो शासक थे वे स्वीकार किया करते थे। और जो जंगल में लोग रहा करते थे तो जंगल में रहने वाले लोगों से वहाँ के जो पदाधिकारी लोग थे तो वो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी जो चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, उनसे सहायता ली जाती थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ नजराना क्या है, तो नजराना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि जो टैक्स जो था वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, लेकिन नजराना नियमित रूप से इकट्ठा नहीं किया जाता था। जब भी टाइम मिला, जब भी संभव हो, तभी से इकट्ठा करके नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते जो स्वेच्छा से दे देते थे। यानी कि नजराना जो है खुशी से दिया जाता था, ना कि टैक्स जो है वो तो हमें देना ही है, चाहे जो हो जाए। जिसके पास खाने के लिए है या फिर नहीं है उसको टैक्स देना ही है। लेकिन नजराना क्या था, नजराना अनियमित रूप से देने वाला एक कर था और वे लोग अपने स्वेच्छा से देते थे, यानी कि खुशी से देते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सम्राट राजधानी में सम्राट को उनके बारे में। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो बताया जाता है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जो कि राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण अपने एक बुक में किया। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक को जो है एक अनोखा सम्राट के रूप में देखा जाता है। तो क्यों देखा जाता है, तो इसका एक रीज़न है। अशोक को एक अनोखा सम्राट के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि हम लोग अभी आगे देखेंगे कि किस प्रकार अशोक एक क्रूर शासक था, है ना। अशोक को एक क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है भारतीय इतिहास में। लेकिन क्रूर होने के बाद
उनमें एक ऐसा कैसे चेंजिंग आया जिसके बाद उन्होंने अपने धर्म को स्वीकार किया, यानी कि बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यही सब चीज़ों को हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अशोक जो हैं तो वे अपने वंश का जो है सबसे प्रमुख शासक के रूप में उभर कर आया। जो उनके द्वारा अभिलेख है वो लोगों को संदेश पहुंचाने का काम करता था, क्योंकि उनके अभिलेख में जो है वे बहुत सारी ऐसी बातें थे जो जन साधारण लोगों को सुनने की योग्य थी। तो अशोक जो है वो अभिलेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किए हैं। तो अशोक का कलिंग युद्ध हम लोग देखेंगे। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो भी उड़ीसा का जो तटीय इलाका है उस क्षेत्र का नाम क्या है, कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताया जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध एक नरसंहार था जिसमें बहुत सारे लोगों का उसमें वध हुआ, और उस लड़ाई को देखकर अशोक को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद वे जो हैं कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में शरण ली और धर्म को स्वीकार किया। उसके बाद इनका लाइफ में किस प्रकार चेंजिंग आता है वे अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में कुछ बताया गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो अशोक जो हैं वे अभी हम लोगों ने देखा कि अशोक अपने अभिलेख में जो है जनसाधारण लोगों को कुछ मैसेज देने का प्रयास करते हैं। तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से लोग ज़्यादा मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखें लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी भी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजन को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो देखिए इस अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यहाँ पे वर्णन किया है कि किस प्रकार उन्हें बहुत दुख हुआ और किस तरह वे धर्म को स्वीकार किए और लोगों में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। देखिए, तो अशोक जो हैं वे चाहते हैं कि इस युद्ध में जिस तरह से लोगों को हानि पहुंची, तो उस तरह की हानि जो है उसके लाइफ में कभी दोबारा नहीं आए, चाहे उनके बेटे या फिर पोते भी क्यों ना हो। उन्हें युद्ध करने से उन्होंने मना किया। इसके बदले उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। और हम लोगों को क्या सोचना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा को छोड़कर किस प्रकार हम लोग को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, किस प्रकार धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। यहाँ बताया गया धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का क्या है, प्राकृत रूप है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसी के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म महात्म नाम से अधिकारियों को नियुक्त किया, जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा दी। तो चंद्रगुप्त क्या इसको अशोक का मानना था कि धर्म को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो है जानवरों की बलि चढ़ाई जा रही थी और जो है राजाओं के द्वारा दासों पर बहुत ही ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जा रहा था, नौकरों को मारा जा रहा था। तो यही सब देख करके उन्हें महसूस हुआ कि इस समस्या, जितना भी समस्या है उसका एक ही निदान हो सकता है, एक ही उपचार हो सकता है, और वह है क्या? धम्म को स्वीकार करना। तो इसीलिए जाकर उन्होंने धम्म की शिक्षा जो है दूसरों में, लोगों में बांटना शुरू किया। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों का यह निर्देश दिया गया कि वे राजा संदेश उनको पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि अशोक जो हैं वे धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोगों, अपने मंत्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रचार करने के लिए भेजा। यहाँ तक कि बहुत सारे जो शिलाओं थे उन पे और स्तंभ थे उन पे क्या किया, शिलालेख लिखवा दिया ताकि जो लोग हैं वो पढ़े। और यहाँ तक कि जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनको अपने मंत्रियों के द्वारा उसे पढ़कर सुनाने का कार्य दिए। और बहुत सारे जो उनके मंत्री हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे को सीरिया, मिस्र, ग्रीस में जो है दूत के रूप में भेजा, जहाँ पे उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और अपने पुत्र को महेंद्र जिनका नाम है और पुत्री जो कि संघमित्रा है, इनको जो है यही बुद्ध धर्म का प्रचार, धम्म के बारे में इसे जानकारी देने के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, चलिए उन्हें सड़कें बनवाई। उन्होंने क्या किया? सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखिए अब क्या हुआ कि प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने बहुत लोगों को भेजा और अपने जो साम्राज्य था उसमें बहुत सारे विकास भी किए, जिसमें से सड़क बनवाना, कुएं खुदवाना और ठहरने का, विश्राम करने का जगह बनाना। और इसमें से अतिरिक्त जो है वह लोगों और जानवरों को चिकित्सा की व्यवस्था, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनाना शुरू किया। तो दोस्तों हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है ना। यहाँ पे बताया गया है अपनी प्रजा के लिए अशोक का जो है कुछ संदेश है। तो इस प्रकार हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है और हम लोग जो है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा कि अशोक स्तंभ का जो निर्माण है सारनाथ में क्यों करवाया, इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं सारनाथ में अपना पहला जो उपदेश दिए थे
धन्यवाद।